हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4 टॉपिक को। फर्स्ट है होम्योस्टैसिस, सेकंड है कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, इसी का दूसरा नाम है कंट्रोल सिस्टम। थर्ड है निगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड फोर्थ है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और ये 4 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इस वीडियो में हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन देखेंगे और रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी लेंगे। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है कि होम्योस्टैसिस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसी को कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब निगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता या घटता है, या फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता या घटता है, या फिर हार्ट बीट बढ़ती या घटती है, तो वो कंट्रोल की जाती है बॉडी में निगेटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जब भी हमारे ब्लीडिंग होती है, जब हमें कट लगती है या हमारे कोई भी हिस्सा कट जाता है, तो वहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और विद इन 3 to 4 मिनट वो ब्लीडिंग रुक जाती है। वो ब्लीडिंग रुकती है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। और जब चाइल्ड बर्थ होता है, तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ तो वजाइना का जो स्ट्रेचिंग होती है, वो भी होती है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। तो बच्चों, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम बहुत ही ईजी वे में और वन बाय वन। तो चलो समझते हैं होम्योस्टैसिस को, बाद में फिर कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे, बाद में निगेटिव फीडबैक सिस्टम को और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। होम्योस्टैसिस 2 वर्ड से मिलकर बनता है, जो ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट है होमियो। होमियो मीन्स सेम, और स्टैसिस के मीनिंग होते हैं स्टेबल। ओके, तो ये जो पूरा वर्ड है, इसके मीनिंग ये होते हैं कि ये अनचेंजिंग है, यानी ऐसी कंडीशन जो कभी चेंज नहीं होगी। ओके, ये वर्ड इस मीनिंग को डिनोट करता है। अब होम्योस्टैसिस को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक, ब्रेन का फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर, और दूसरा मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसके ज़रिए आप होम्योस्टैसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलो पहले देखते हैं ब्रेन का फंक्शन। ओके, ये है ब्रेन। ब्रेन ने क्या किया हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिमिट सेट की हुई है। किस तरीके की लिमिट? जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनका जो टेम्परेचर है, ब्रेन ने सेट किया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ने इसकी लिमिट सेट की हुई है। ओके, और दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर। अब ये जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो खून का बहाव है, तो वो रहेगा 120/80 हमेशा। इसकी जो लिमिट है ब्रेन ने सेट की हुई है। और है हार्ट बीट। ओके, यानी दिल की धड़कन, ये होगा 60 से 100 बार धड़केगा 1 मिनट के अंदर। ओके, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बता रहा हूँ। ओके, ब्रेन ने क्या किया है, हमारे बॉडी के अंदर लिमिट सेट की हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो ब्लड प्रेशर रहेगा 120/80 रहेगा, और 1 मिनट में दिल 60 से 100 मरतबा धड़केगा। ओके, ये ब्रेन का जो फंक्शन है आपको समझ आ गया। दूसरा है, ये जो एग्जाम्पल है, इसकी वजह से आपको होम्योस्टैसिस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसा कि एक बच्चा है जो रनिंग कर रहा है, या आपने भी कभी रनिंग की होगी, तो आपको ये एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। जब बच्चा रनिंग करेगा तो उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। ओके, नॉर्मल कितनी है, 60 से 100, 1 मिनट के अंदर 60 से 100 मरतबा धड़कना ये नॉर्मल है। लेकिन जब बच्चा रनिंग करेगा तो उसकी जो धड़कन है 110 या 120 हो सकती है। और विद इन 1-2 मिनट, यानी 1 या 2 मिनट के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा 60 से 100 पर। ओके, ये जो कंडीशन है, जो दिल की धड़कन पहले बढ़ गई थी, बाद में जो नॉर्मल हो गई, इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, जो कंडीशन बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल है, ओके, उसको नॉर्मल करना, ये कहलाता है होम्योस्टैसिस। अब आप कह रहे होंगे कि कुछ चीज़ बढ़ गई, उसको कम करना ये होम्योस्टैसिस है। ओके, ऐसा नहीं है। अगर से दिल की धड़कन 50 हो गई, यानी दिल की धड़कन गिर गई, तो उसको 60 तक या 100 तक ले जाना भी काम है ये होम्योस्टैसिस का। ओके, या
एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर से बॉडी के अंदर वो है 2, अगर से वो घटकर हो गई 1 तो उसको 2 तक लेकर जाना ये काम है होम्योस्टैसिस का। और अगर से वो 2 है, अगर से वो 3 हो गई तो 3 से रिटर्न 2 पर लाना वो भी काम है होम्योस्टैसिस का। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट है ICF, सेकंड है ECF। ये सुनने को थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा तो ये बहुत इजी लगेगा। हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी बनती है सेल से। ओके, तो सेल के अंदर होता है फ्लूइड। ओके, और सेल के बाहर भी होता है फ्लूइड। ये जो राउंड ऐसा गोल मैंने बनाया है ये डिनोट करता है सेल को। ओके, और ये जो डॉट डॉट है ये डिनोट करता है फ्लूइड को। सेल के अंदर अगर से फ्लूइड रहा तो उसे कहेंगे हम ICF। ओके, और सेल के बाहर अगर से फ्लूइड रहा तो उसे कहेंगे हम ECF। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, और ECF का क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, सो आई होप आपको होम्योस्टैसिस यहाँ पर अपनी लैंग्वेज के अंदर समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नोट्स की तरफ और वहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये है होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन। तो चलो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट व्हेन डीलिंग विद एक्सटर्नल चेंजेस। ओके, होम्योस्टैसिस क्या है? ये एक बॉडी की एबिलिटी है कि ये क्या करता है? मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को जब भी वो डील करता है एक्सटर्नल चेंजेस के साथ। तो अब हमने जो एग्जांपल देखा था रनिंग का, तो एक्सटर्नल चेंजेस क्या है? रनिंग है। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? दिल की धड़कन है। ओके, जो 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़क रहा था ये था इंटरनल एनवायरनमेंट। और जो एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जो रनिंग में जो चेंज हुआ था दिल की धड़कन में वो आता है 110। ओके, तो ये बॉडी की कंडीशन, ये एक बॉडी की एबिलिटी है जो मेंटेन रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट को जब भी वो एक्सटर्नल चेंजेस के साथ डील करता है। ओके, ये बहुत ही इजी एग्जांपल था जिसकी वजह से हमने होम्योस्टैसिस को समझ लिया। तो चलो देखते हैं। द कंडीशन सच एज वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड pH needed to be maintained constant in order to set the different physiological process to occur। यानी जो बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है, बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है और जो ब्लड का जो pH है उन सबको मेंटेन करना, क्योंकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और इन सब में हेल्प कौन करता है? होम्योस्टैसिस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है, हमने जो देखा था ICF और ECF, इसका काम क्या है अब आपको समझ आएगा। ICF क्या है? जो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसे कहेंगे हम ICF। क्या नाम है उसका? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर जो फ्लूइड रहेगा उसे कहेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो ECF है जब इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ओके, ECF डिफर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इन दी बॉडी। मतलब अब ये एक ब्लड वेसल है, यानी ये एक पाइप है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा। ओके, तब ये पाइप के अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसे तो ECF ही कहेंगे, लेकिन ये ब्लड वेसल है। ओके, ये पाइप का नाम क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। तो अब क्या हो गया? लोकेशन चेंज हो गई तो ये ECF को अब दूसरा नाम दिया गया जिसको हम कहेंगे ब्लड प्लाज्मा। ओके, ECF विद इन ब्लड वेसल्स इज टर्म एज ब्लड प्लाज्मा। ओके, आप जब भी ब्लड प्लाज्मा का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ECF ही है, लेकिन ये ब्लड वेसल के अंदर रहने की वजह से हम इसे ब्लड प्लाज्मा कह रहे हैं। ओके, सेल in the body are surrounded by interstitial fluid which is referred as body's internal environment। यानी क्या है? ये सेल है और सेल के बाहर जो फ्लूइड था हम जिसे ECF कह रहे थे उसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इसी को कहते हैं बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, सेल के बाहर जो फ्लूइड रहेगा उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके,
अब हमने जो ऊपर डेफिनेशन देखा था उसको और एक बार देख लेते हैं। ओके, होम्योस्टेसिस। तो बच्चों डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? ECF है, से जो सेल के साइड में जो फ्लूइड था उसका जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने का नाम ही क्या है? होम्योस्टेसिस। अब वो इन्वायरमेंट में क्या क्या रहेगा? ब्लड का pH रहेगा, शुगर लेवल रहेगा, बॉडी टेम्परेचर रहेगा, वाटर बैलेंस रहेगा, ये सब इसी फ्लूइड के अंदर होता है। ओके, इसको ही मेंटेन करने का नाम है होम्योस्टेसिस। तो आई होप आपको होम्योस्टेसिस समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसा कि इंटरटिशियल फ्लूइड। इंटरटिशियल फ्लूइड क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इसी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और आयंस होता है। जब भी हमारे बॉडी के सेल को जब भी नीड होती है ऑक्सीजन की या ग्लूकोज की, तो वो इंटरटिशियल फ्लूइड के अंदर से ले लेता है। ये बैंक है, ओके, और ये रिसीवर है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या कहेगा? बैंक के अंदर से ग्लूकोज या ऑक्सीजन ले लेगा। ओके, और नीचे क्या लिखा हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ इंटरटिशियल फ्लूइड अंडरगोज चेंजेस बिकॉज देयर इज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द इंटरटिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भाई जब सेल को जब नीड होगी तो वो क्या कहेगा? इंटरटिशियल फ्लूइड के अंदर से ले लेगा। ओके, ये इंटरटिशियल फ्लूइड है और ये सेल है। तो अब इसको क्या है कि भाई इसे ग्लूकोज की नीड है, तो इन्हें किसके पास से लेगा? इसके पास से ले लेगा, और इसके पास का जो वेस्ट है इसको दे देगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर हमेशा कंटिन्यूस चेंजेस होते रहेंगे। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों अभी तक हमने जो देखा वो था होम्योस्टेसिस। ओके, कि भाई होम्योस्टेसिस होता क्या है हमने ये समझा अभी। ओके, तो अब समझेंगे कि हम होम्योस्टेसिस काम किस तरीके से करता है। कि भाई दिल की धड़कन बढ़ गई, क्या है? हार्ट बीट तो बढ़ गई, लेकिन बॉडी को पता कैसे चले कि हार्ट बीट बढ़ी है और उसे किस तरीके से कम करना है, कौन कौन से केमिकल छोड़ना है, ये कौन करता है? ये करता है कंट्रोल सिस्टम। अभी तक हमने क्या देखा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, इसे समझ लिया। अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस कंट्रोल किस तरीके से होता है और बॉडी को किस तरीके से पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे कंट्रोल करना है। तो उसी का नाम है कंट्रोल सिस्टम। तो चलो देखते हैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो बच्चों ये है वो डायग्राम या फ्लो चार्ट, जो भी कह सकते हैं आप। अब देखो ये है हमारे बॉडी की कंडीशन। ओके, इस तरीके से हमारी बॉडी स्टेबल होती, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अब ये सीधा है यानी ये स्टेबल है, और अगर से ये थोड़ा सा का टेढ़ा हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल। या इस तरीके से हो गया तो अनस्टेबल। यानी कंडीशन कैसी है? ऐसी है। या थोड़ा भी इसके अंदर स्लूप आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वो यही बताना चाह रहा है कि ये है स्टेबल कंडीशन, और इसके अंदर थोड़ा सा का भी कुछ चेंजेस हो गया बॉडी के अंदर, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो ये इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा है। ओके, अब क्या होगा कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के अंदर हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? 60 से 100। अब अगर से बॉडी के अंदर हार्ट बीट बढ़ गई रनिंग करने की वजह से, ओके, तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? रिसेप्टार को। रिसेप्टार क्या कहेगा? रिसेप्टार सेंस कर लेगा कि बॉडी के हार्ट बीट जो है 110 हो गई है, तो इन्हें क्या कहेगा? सिग्नल भेज देगा कंट्रोल सेंटर को। ओके, इस सिग्नल को कहते हैं हम इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। रिसेप्टार क्या कहेगा? रिसेप्टार का काम क्या है कि भाई कुछ भी जो बॉडी के अंदर जो गड़बड़ चल रही है उसको पहचानना किसका काम है? रिसेप्टार का। और वो रिसेप्टार पहचान कर क्या करेगा? इनपुट भेज देगा कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है? कंट्रोल सेंटर का काम यह है कि कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करना जिसकी वजह से इफेक्टर को आउटपुट भेजे और उस कंडीशन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दे। क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? एक आउटपुट भेजेगा या फिर एक डायरेक्शन देगा इफेक्टर को कि भाई अपने दिल की धड़कन बढ़ गई है, तू क्या कर, इसको नॉर्मल कर दे। अब यहाँ से क्या रिसेप्टर ने क्या करा? रिसेप्टर ने पहचान लिया कि दिल की धड़कन 110 है। उन्होंने किसको इन्फॉर्म कर दिया? कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? एक केमिकल रिलीज करेगा या एक सिग्नल रिलीज करेगा जिसकी वजह से इफेक्टर क्या करेगा कि जो 110 है उसको कन्वर्ट कर देगा 60 से 100 के बीच में। ओके,
बस इसी को कहते हैं हम कंट्रोल सिस्टम। अब इसी को इंग्लिश में बहुत लेंदी लिखे हुआ है, इसीलिए मैंने आपको क्या करा, यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझा दिया। पहले क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है स्टेबल जो अनस्टेबल हो गई। ओके, इस तरीके से होगी कि भाई अनस्टेबल हो गई। सबसे पहले पता किसे चलता है, रिसेप्टर को, कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मस्ती की तो हमारे फादर के फ्रेंड ने देख लिया, उन्होंने क्या करा, घर को इन्फॉर्म कर दिया, घर वालों ने हमारे फादर को बता दिया, फादर ने हमें सीधा कर दिया। ओके, या हमारी कुटाई कर दी। तो ये फ्रेंड कौन है, रिसेप्टर है। ओके, जो सबसे पहले हमारी मस्ती पकड़ लेते हैं और घर को जाके इन्फॉर्म कर देते हैं। घर क्या है, कंट्रोल सेंटर है, और घर वाले किसको बताते हैं, फादर को। फादर क्या है, इफेक्टर है, उन्होंने क्या करेंगे, इफेक्ट देंगे और हमारी मस्ती को सीधा कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो इसी का थोड़े से इंग्लिश के कुछ सेंटेंस है, उसी को देख लेते हैं, और ये हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो अभी फ्लो चार्ट में या फ्लो डायग्राम में जो देखा वो है कंट्रोल सिस्टम। क्या है, होम्योस्टैसिस इज मेंटेन बाय कंट्रोल सिस्टम दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो सेल के बाजू का जो फ्लूइड है, उसके अंदर भी कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे तो सबसे पहले कौन देखेगा, कंट्रोल सिस्टम उसको पहचानेगा और उस रिस्पॉन्स को, क्या उसके जो चेंजेस है उसको रिस्पॉन्स करेगा और उसको कम करेगा। तो इसका काम किसका है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम है कंट्रोल सिस्टम का। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट है रिसेप्टर, सेकंड है कंट्रोल सेंटर, तीसरा है इफेक्टर। ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं। रिसेप्टर, अब रिसेप्टर का क्या काम था कि भाई इन्हें कुछ भी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल हो रहा, कुछ गलत हो रहा, तो इन्हें क्या करेंगे, रिसेप्टर पकड़ लेंगे। तो यही इंग्लिश में लिखा है क्या, रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर चेंजेस इन अ कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड्स इनपुट टू अ कंट्रोल सेंटर। यानी जो कंडीशन है, कंट्रोल कंडीशन, जो सीधी कंडीशन है, अगर से उसके अंदर चेंजेस हो गए तो क्या करेंगे, रिसेप्टर एक इनपुट सेंड करेंगे, किसको, कंट्रोल सेंटर को। अब ये इनपुट कैसा सेंड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स। क्या करेंगे, रिसेप्टर नर्व इम्पल्स या केमिकल सिग्नल्स भेजेगा कंट्रोल सेंटर को और बताएगा कि जो कंट्रोल कंडीशन है उसके अंदर कुछ चेंज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, अ कंट्रोल सेंटर इज द बॉडी, द ब्रेन, यानी ब्रेन को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, सेट्स द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच अ कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन। यानी मैंने बताया था कि दिल की धड़कन 60 से 100 तक रहनी चाहिए, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहनी चाहिए, और जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 रहना चाहिए। तो ये जो रेंज है ब्रेन ने वो सेट की हुई है, यहाँ पे वो बता रहा है, evaluate the input is received from receptor and generate output command when needed। क्या करेगा, when ब्रेन क्या करेंगे, एनालाइज करेगा कि भाई दिल की धड़कन 110 है लेकिन मैंने रेंज कितनी बताई हुई है, 60 से 100 तक। तो उन्हें क्या करेगा, जो रिसेप्टर से जो इनपुट ले रहा था वो इनपुट लेगा और क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा और किसको भेज देगा, इफेक्टर को। ओके, किसके फॉर्म में, नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और केमिकल सिग्नल्स। देखो अगर से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो रिसेप्टर क्या कर रहा है, इनपुट भेज रहा कंट्रोल सेंटर को कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा है कि भाई इफेक्टर को क्या भेज रहा, आउटपुट भेज रहा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और केमिकल सिग्नल्स। उन्हें क्या कर रहा भाई, रिलीज कर रहा और इफेक्टर के पास भेज रहा। अब इफेक्टर का काम क्या है, अब हम देखेंगे। एन इफेक्टर इज रिसीव आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर and produce a response or effect that change the control condition। ओके, इफेक्टर क्या करता है, इन्हें आउटपुट लेता कंट्रोल सेंटर के पास से और क्या करता है, जो कंट्रोल कंडीशन है उसके अंदर जो चेंजेस हुए उसको कम कर देता। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने दिल की धड़कन देखे थे वो कितनी है, नॉर्मल 60 से 100 है, लेकिन रनिंग करने की वजह से 110 हो गई। तो क्या हो रहा, रिसेप्टर किसके पास भेजा, कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर किसको भेजा, इफेक्टर को। इफेक्टर क्या कर रहा, ये जो 110 है तो उन्हें क्या कर दे रहा, उसको 100 कर दे रहा। इफेक्टर क्या कर रहा, उसको कम कर दे रहा। हो गया, इतना ही है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो आई होप आपको
होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन और कंट्रोल सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो समझ आ गया। अब हम देखेंगे फीडबैक सिस्टम। ओके, फीडबैक सिस्टम। अब आप कहेंगे कि सर ये नवा क्या है, फीडबैक सिस्टम क्या है। हमने क्या देखा, होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन देखा और देखा कि कंट्रोल जो सिस्टम है वो किस तरह से होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर रहा है, यानी जो भी गड़बड़ हो रही है उसको कैसा पकड़ रहा है, फिर बाद में उसको कम कर रहा है। लेकिन फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि भाई हमारे जो बॉडी के अंदर का जो हार्ट बीट है या टेम्परेचर है और ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो उसको कौन कौन कम करता है, ये इसको है फीडबैक सिस्टम का नाम, इसको दिया गया है। तो चलो देखते हैं फीडबैक सिस्टम। तो बच्चों, बॉडी बॉडी के अंदर दो टाइप के फीडबैक सिस्टम है। फर्स्ट है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, सेकंड है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब निगेटिव फीडबैक सिस्टम में कौन क्या क्या उन्हें कंट्रोल करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल या प्यूपिल डायलेशन, यानी ये हमारी जो आँख है उसके अंदर जो प्यूपिल होता है, ओके, तो उसका जो डायलेशन है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। और हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी निगेटिव फीडबैक सिस्टम कंट्रोल करता है। अब भाई इसका नाम निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्यों रखा गया है कि अब यो हमारी जो दिल की धड़कन जो बढ़ रही थी 110 हो रही थी, तो उसको ने कितना कर रहा था, 60 या 100, यानी जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर रहा, ओके, यानी रिवर्स में काम कर रहा, और जो कम है उसको बढ़ा रहा, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की वजह से इस फीडबैक सिस्टम का नाम पड़ा है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ओके। बॉडी का टेम्परेचर अगर से बढ़ गया तो उसको नॉर्मल करना, या फिर कम हो गया तो उसको नॉर्मल करना, ये काम है निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। अगर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया तो उन दोनों को भी नॉर्मल करने का काम है निगेटिव फीडबैक सिस्टम का, ओके। अगर से आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया या कम हो गया तो उनको नॉर्मल में लाना, यानी वो किसी भी कंडीशन में रहो, या बड़ा हुआ रहो या कम रहो, उसको रिवर्स करना, ये काम है निगेटिव फीडबैक सिस्टम का, ओके। तो चलो देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से। यानी ये अगर से आपको क्वेश्चन आया, ज़्यादातर आपको 5 मार्क का इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथ वन एग्जाम्पल, ओके। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आपको एज इट इज़ पेपर में लिखना है। और अगर से आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। तो चलो देखते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम में होता क्या है। तो बच्चों, हम देखने वाले हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम और इसको डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। जो एग्जांपल है ब्लड प्रेशर का, ओके, जो हमारे खून का जो बहाव है उसका एग्जांपल दिया गया है, तो उसकी हेल्प से समझेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर से जो एक कंट्रोल कंडीशन है, एक स्टेबल कंडीशन है, अगर से वो बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना, या फिर अगर से कंडीशन डाउन हो गई, गिर गई हुई कंडीशन है, तो उसको भी नॉर्मल में कन्वर्ट करना, ये काम है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। इसी की वजह से इसका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम नाम गिरा है, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। नेगेटिव फीडबैक मीन्स दैट एनी मूवमेंट ऑफ सच कंट्रोल अवे फ्रॉम इट्स normal set point is negative, okay. If a variable rises, negative feedback break it down again, and if it is fall, negative feedback brings it back to its normal level. The response to a stimulus therefore reverse the effect of that stimulus. Stimulus को क्या कहते हैं, change, okay, keeping the system in the steady state and maintaining homeostasis। यानी अगर से कोई एक नॉर्मल कंडीशन है, ओके, नॉर्मल कंडीशन अगर से बढ़ गई, एक बढ़ी हुई कंडीशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, या फिर कम हुई कंडीशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। इसी वजह से इस सिस्टम का नाम पड़ा है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ओके। अब ये जो गिरी हुई कंडीशन है इसको चेंज करना नॉर्मल में, यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस की मीनिंग होते हैं चेंज, ओके। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस का दूसरा नाम है चेंज, ओके। फ्रॉम हायर लेवल टू चेंज इनटू नॉर्मल लेवल, इट्स कॉल्ड होम्योस्टैसिस, एंड देयरफॉर इसका नाम पड़ा है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ओके। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब आगे है
a negative feedback system reverse a change control condition, for example the regulation of blood pressure। यानी अगर से हमको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को अगर से पढ़ना है तो एक एग्जांपल दिया है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा जिस तरीके से हम होम्योस्टैसिस समझे थे। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलो बच्चों समझते हैं इसकी हेल्प से। वहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे उसको डायग्राम की हेल्प में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये है ब्लड वेसल, ओके, और ये जो बना हुआ है ब्लू कलर में इसको कहते हैं बैरो रिसेप्टार, और ये जो रेड कलर के जो डाउट दिख रहे हैं इसे कहते हैं हम ब्लड, ओके। ये है ब्लड वेसल, ये है बैरो रिसेप्टार, ओके, और ये है पूरा ब्लड। जब भी ब्लड इसके ब्लड वेसल के अंदर से जब फ्लो करेगा तो ये कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है इसको डिटेक्ट करने का काम है ये बैरो रिसेप्टर का। यानी हम जब बाइक चलाते हैं तो बच्चों हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, बाइक का। यानी बाइक के अंदर जो स्क्रीन होती है हमारे सामने की, जो जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, यहाँ पे स्पीड बताती है 10, 20, 30, ओके। तो ये जो कांटा होता है वो डिटेक्ट करता है कि बाइक कितनी स्पीड में चल रही है, ओके। तो वैसे ही बैरो रिसेप्टर का काम है कि ब्लड जो है, ये जो ब्लड वेसल के अंदर जो ये जो ब्लड का फ्लो है, वो जो ब्लड है कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो ये डिटेक्ट करने का काम किसका है, बैरो रिसेप्टर का, ओके। तो किसी वजह से अगर से ब्लड का फ्लो यानी ब्लड के जो बहने की जो स्पीड है वो अगर से बढ़ गई तो क्या करेगा बैरो रिसेप्टर, क्या करेगा, उन्हें क्या करेगा कि ब्रेन को सिग्नल भेज देगा, ओके। यानी इनपुट नर्व इम्पल्स, बैरो रिसेप्टर क्या करेगा, नर्व इम्पल्स भेजेगा ब्रेन को कि भाई ये जो ब्लड वेसल के अंदर जो नसें हैं खून की, जो उसके अंदर खून का बहाव है बढ़ गया। तो ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है, तो उन्हें क्या करेगा, एक आउटपुट जारी करेगा कि हार्ट को बोलेगा कि भाई ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सी चौड़ी कर दो। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, और बाद में जो ब्रेन ने हार्ट को कहने के बाद ब्लड वेसल का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है वो कम हो जाएगा। यानी आप एक पाइप का भी ले सकते हैं, जो हमारे जो बोर का या जो नल का जो पाइप होता है, अगर से हमने यहाँ से इसको दबा दिया तो जो वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है इसका साइज़ कम है, जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर ने क्या करा, ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है, तो तुम क्या करो, हार्ट को सिग्नल भेजो कि जो ब्लड वेसल्स है उसको थोड़ी सी चौड़ी कर दे या डाइल्यूट कर दे, ओके। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो बहाव है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम होम्योस्टैसिस, और इसी प्रोसेस को हमने जो इंग्लिश में वहाँ पर लिखा हुआ है तो चलो वो नोट्स में देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो ब्लड वेसल्स मैंने जो ड्रॉ करा था वो समझ आ गए होंगे, बैरो रिसेप्टर की लोकेशन और ब्लड की लोकेशन सब अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये जो इमेज है यहाँ पर जो हमने जो समझा है उसको ब्रेन के अंदर रखिए, और इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। तो चलो मूव करते। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर जो खून का जो बहाव है वो जितनी स्पीड से बढ़ेगा उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ओके। इफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी चेंजेस कॉज राइज इन ब्लड प्रेशर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकर। यानी किसी वजह से अगर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो नीचे के ये जो स्टेप्स है वो ऑकर होंगे। बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव नर्व सेल्स लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स डिटेक्ट हाई ब्लड प्रेशर। यानी जो ये ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ये बैरो रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको डिटेक्ट करते हैं, ओके। द बैरो रिसेप्टर सेंड्स नर्व इम्पल्स इनपुट टू द ब्रेन, ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर, विच इंटरप्ट द इम्पल्स एंड रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्स आउटपुट टू द हार्ट एंड ब्लड द इफेक्टर, ओके। क्या ब्लड बैरो रिसेप्टर क्या है, ये एक रिसेप्टर है, इन्हें क्या करेगा, इनपुट भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। किसको भेजेगा, ब्रेन को। ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर, इसको मिला इनपुट, ओके। इन्हें क्या करेगा, आउटपुट भेजेगा किसको, हार्ट को, ओके, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज, ब्लड वेसल्स डाइल्यूट।
यानी ये ब्लड वेसल्स है, बैरो रिसेप्टर ने क्या करा, ब्रेन को इनपुट भेजा और ब्रेन ने क्या कहा, हार्ट को आउटपुट भेजा। आउटपुट और इनपुट किसके फॉर्म में होते हैं, ये नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। ओके, तो हार्ट ने क्या करा, ये जो ब्लड वेसल का साइज इतना था तो उसको बढ़ाकर इतना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड जो का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ओके, यही हमने वहाँ पर जो हमने समझा था वो यहाँ पर इंग्लिश में है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। निगेटिव फीडबैक सिस्टम का जो एग्जांपल हमने जो दिया था वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है एक डायग्राम के कि सम स्टिमुलस यानी कुछ चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और जो रिसेप्टर है, हमने जो कंपोनेंट पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम के अंदर, रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और क्या था एक इफेक्टर्स। तो रिसेप्टर कौन है, बैरो रिसेप्टर है, और कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है, और इफेक्टर कौन है, हार्ट है। तो कुछ चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये जो ब्लड वेसल का जो बैरो रिसेप्टर है उन्हें इनपुट भेजता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, आउटपुट भेजता है हार्ट को, जिसकी वजह से डिक्रीज इन द हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो बच्चों, अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, अब अगर से आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम समझना है तो पहले ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्लियर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर से पॉजिटिव फीडबैक को हम समझेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या कर रहे थे कि जो हार्ट बीट थी वो थी 60 से 100 तक। ओके, ये नॉर्मल है, हाँ, ये हर एक ह्यूमन बॉडी में ये इतनी ही होती है हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर। ओके, लेकिन आफ्टर रनिंग, ओके, या कोई चीज़ एकदम से सामने आ जाए तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके, तो ये बढ़ी हुई हार्ट बीट को नॉर्मल करना, ओके, या फिर घटी हुई या 50 पे चढ़ी हार्ट बीट उसको 60 पे या 100 पर लाना, कोई भी चीज़, ओके, जो एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल करना, ये काम होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। ओके, आई होप आपको ये जो हमने पहले पढ़ा था वो समझ आ गया होगा। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर से बॉडी के अंदर कोई चेंज होता है तो वो चेंज बढ़ता जाता है। ओके, वो चेंज बढ़ता जाता है यहाँ तक कि अगर से वो काम जब तक परफॉर्म नहीं होता, वो काम पूरा होने तक ये बढ़ते जाता है। जैसा ही वो काम पूरा हो जाए तो फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, नेगेटिव में क्या हो रहा था कि अगर से वो बढ़ गया तो उसे एकदम से नॉर्मल किया जा रहा था। ओके, बढ़ गया उसे नॉर्मल कर दिए, लेकिन पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि वो बढ़ते जा रहा है, 1 है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 पे अगर से उसका काम हो जा रहा है, 5 पे अगर से काम हो गया तो फिर बाद में वो नॉर्मल 1 पर आएगा। ओके, पॉजिटिव में ऐसा होता है। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पर अब अगर से हमें ब्लीडिंग होती है, ये है स्किन। ओके, अगर से स्किन के ऊपर कोई कट लग गया तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग यानी खून जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट जमा होते हैं, प्लेटलेट्स जमा होते हैं। प्लेटलेट क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा वहाँ पर प्लेटलेट जमा होते हैं, और वहाँ पर जो कट लगा है स्किन पे वहाँ पर आके इस तरीके से जमा हो जाते हैं। जब वहाँ पे प्लेटलेट का पूरा बंच जमा हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है, जो खून जो बह रहा था वो रुक जाता है। ओके, तो प्लेटलेट क्या हुए, पहले इतने थे, बाद में इतने हुए, बाद में इतने हुए, इतने हुए। अब इतने होने की वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग रुक गई, जो काम था, जो वर्क था वो परफॉर्म हो गया। बाद में क्या होगा, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और वहाँ पे एक स्किन बनना चालू हो जाएगी। ओके, तो ये है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो चलो देखते हैं नोट्स के अंदर क्या है और आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, द स्टिमुलस, स्टिमुलस मैंने आपको पहले ही कहा था, चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। द चेंज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द रिस्पॉन्स, यानी वो जो चेंज हुआ है
वो इंक्रीज होते रहेगा, सो दैट सो लॉन्ग एज द स्टिमुलस इज कंटिन्यू द रिस्पॉन्स इज प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड। ओके, यानी जो चेंज हुआ है वो प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड होते रहेगा, वो बढ़ते रहेगा, उसी को कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द एग्जाम्पल इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो अभी मैंने बताया स्किन पे कट लगा, वहाँ पे प्लेटलेट जमा हो गए, बाद में प्लेटलेट एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा प्लेटलेट जमा होते हैं, और प्लेटलेट जमा होते हैं कहाँ पर, जहाँ पे कट लगा है, और बाद में वो ब्लीडिंग को रोक देते हैं। यह है ब्लड क्लॉटिंग। एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, यानी जब चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो ड्यूरिंग जो वजाइना है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो भी एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ओके, सिस्टम का। तो चलो देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। यानी अभी तो मैंने आपको क्या समझाया, ब्लड क्लॉटिंग तो समझा दिया, लेकिन जो आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया 5 मार्क के अंदर अगर से आ गया कि एक्सप्लेन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन 5 मार्क, ओके, या फिर 10 मार्क में भी आ सकता है, लेकिन पूरा ये 10 मार्क में नहीं आता। क्या आता कि आधा क्वेश्चन होम्योस्टैसिस करेगा, होम्योस्टैसिस, और आधा क्वेश्चन किसी और करेगा, ओके। ये मोस्टली 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, और मोस्टली निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पूछा जाता है, पॉजिटिव नहीं पूछा जाता, ओके। तो चलो देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन या लेबर। तो बच्चों हम देख रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अगर से समझना है तो इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहेगी डायग्राम है, जो चाइल्ड जो बर्थ लेता है उससे पहले जो वो मदर के जो पेट में होता है तो वो उसकी ये डायग्राम है, ओके। जो चाइल्ड डिलीवरी से पहले जो चाइल्ड होगा उसे हम चाइल्ड नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम फिटस, ओके। और ये जो वॉल है, ये जो साइड से जो दिख रही है आपकी चाइल्ड की साइड में, उसे कहते हैं हम यूटेरस, ओके। और जहाँ से चाइल्ड बाहर आता है, ओके, जो इंडिंग है उसे कहते हैं हम सर्विक्स, ओके। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के मैकेनिज्म क्या है कि उसके अंदर जो चेंज होगा वो हमेशा बढ़ता जाएगा, ओके। आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होंगी। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये जो यूटेरस का जो वॉल है, ये जो दिख रहा है यूटेरस, ओके, इसका जो वॉल है इसके अंदर होते हैं कुछ सेल जिसका नाम है स्ट्रेच सेंसिटिव सेल, ओके। इन्हों क्या करते हैं कि ये जो सर्विक्स है ये कितना खुलेगा ये कौन मेंटेन करते हैं, ये इन्हों देखते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। तो जो भी गड़बड़ होंगी उन्हें कौन देखता है, वो है रिसेप्टर। तो यहाँ पे रिसेप्टर का काम कौन कर रहे हैं, स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। और इन्हों क्या मॉनिटर करते हैं कि सर्विक्स की ओपनिंग, ओके। तो सर्विक्स की ओपनिंग कितनी होगी ये डिसाइड करते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। और इन्हों काम क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर का, रिसेप्टर का की कंपोनेंट है कंट्रोल सिस्टम के, ओके। इन्हों क्या करेंगे, जैसा ही ये फिटस जैसा नीचे आने की कोशिश करेगा, ये जो चाइल्ड है जैसे नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे स्ट्रेच होगा। तो यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच सेंसिटिव सेल क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को। इनपुट क्या जाएगा, नर्व इम्पल्स जाएंगे ब्रेन को। ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर। तो ब्रेन क्या करेगा, आउटपुट भेजेगा। अब आउटपुट क्या भेज रहा है इन्हें, अब इन्हों नर्व इम्पल्स नहीं भेज रहे, इन्हों क्या कर रहे, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहे ब्लड के अंदर, ओके। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है वो देख लेते हैं। अब ये जो फ्यूटस है, ये जो यूटेरस है, यानी ये जो वॉल है इसको कहते हैं यूटेरस। तो ऑक्सीटोसिन जब ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो ये जो ब्लड का जो कैपिलरीज है, यानी जिसके अंदर यहाँ पे ब्लड आएगा और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन होगा तो ये इसको ऐसा दबाएगा, ओके। ये यहाँ से ऐसा दबाएगा, यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट यानी दबाना। ये दो जो वॉल है ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक में आएंगे। ये एक वॉल, एक मिनट ये क्लियर कर लेता हूँ मैं, ओके, ऑलराइट, मैंने क्लियर कर लिया। ये है यूटेरस और ये है वॉल। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अब ये जब यहाँ से जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये क्या होगा, ये चाइल्ड नीचे जाएगा, ओके। ये किसकी वजह से हो रहा है कि ये वॉल के अंदर कैपिलरीज है ब्लड के, ब्लड जहाँ पर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन होगा। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूटेरस, यानी ये जो यूटेरस है
ये काम कर रहा है इफेक्टार का, यानी ये यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। रिसेप्टर का कौन काम कर रहा है? स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। स्ट्रेच सेंसिटिव सेल कहाँ पर है? यूटेरस के अंदर। ओके, और इन्हों क्या मॉनिटर करते कि ये सर्विक्स की कितनी ओपनिंग होगी, ये मॉनिटर करते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। और इन्हों जैसे ही इनके ऊपर जोर पड़ेगा, यानी ये खुलने की कोशिश करेगी सर्विक्स, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि भाई इतनी सर्विक्स के अंदर से चाइल्ड का बाहर आना इम्पॉसिबल है। तो ब्रेन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से ये जो वॉल है, यूटेरस का वॉल है, ये यहाँ से एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट होना है, यानी नज़दीक आएगा। तो ये जो चाइल्ड है वो नीचे आएगा, और सर्विक्स की ओपनिंग इतनी हो रही थी तो अब सर्विक्स की ओपनिंग इतनी होगी और यहाँ से चाइल्ड बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का काम क्या है? सर्विक्स का जो ओपनिंग है पहले इतनी होगी, बाद में इतनी होगी, बाद में इतनी होगी, यानी जो चेंज है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो नोट्स की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, हमने जो अभी समझा इस डायग्राम की हेल्प से, और रिसेप्टार एंड कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टार, तो उसी को यहाँ पर लिखा है कि द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर पुश पार्ट ऑफ फ्यूटस into cervix, the lowest part of uterus opening in the vagina। यानी ये जो फीटस है उन्हें क्या होगा? पुश होगा नीचे सर्विक्स की तरफ, ये सर्विक्स इसकी ओपनिंग, और जो लोवेस्ट पार्ट है यूटेरस का वो कहाँ ओपन होता है? वो वजाइना के अंदर। यानी ये यूटेरस है, इसका जो लोवेस्ट पार्ट है उसकी ओपनिंग जो होती है वो वजाइना के अंदर। स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। यानी जो सर्विक्स है उसकी स्ट्रेचिंग, यानी वो कितना खुलेगा, उसको कौन मॉनिटर करता है? स्ट्रेच सेंसिटिव सेल। मैंने जो आपको बताया था वो यहाँ पर है, और इसी को कहते हैं कंट्रोल कंडीशन। ओके, यहाँ पर अब जितनी इसकी ओपनिंग में जितनी चेंज होगी, यानी इसकी जितनी स्ट्रेचिंग में चेंज होती ही रहेगी, यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग है इसका बढ़ते ही जाएगा। इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? एज स्ट्रेचिंग इंक्रीज द सेंड मोर नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन विच इन टर्न रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। यानी स्ट्रेचिंग जैसी जैसी बढ़ती जाएगी तो वो नर्व इम्पल्स उसको ब्रेन को सेंड होते रहेंगे। ओके, नर्व इम्पल्स अगर से ब्रेन को सेंड हुए इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, तो उन्हें क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। ओके, तो उन्हें क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन कॉजेज मसल्स इन द वॉल ऑफ यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। यानी ये यूटेरस है, ओके, और इसके ये वॉल है, तो जैसा ही यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आ जाएगा तो उन्हें क्या करेगा? एक दूसरे को नज़दीक लाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर है चाइल्ड, तो यहाँ पे जैसा ही ऊपर का जैसा कि हिस्सा अगर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो देख लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। और नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन पुश द फ्यूटस फर्दर डाउन द यूटेरस विच स्ट्रेच द सर्विक्स इवन मोर। यानी ये सर्विक्स है और ये है यूटेरस, यानी वो वॉल, और ये है फ्यूटस यानी चाइल्ड। तो जैसा ही सर्विक्स, जब ये जो चाइल्ड है जैसा ही नीचे आएगा तो ये सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो और ज़्यादा खुलती ही रहेंगी। ओके, यानी इसकी स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है इसकी स्ट्रेचिंग। पहले इतनी थी, बाद में इतनी हुई, बाद में इतनी हुई, अब इतनी हो रही है। ओके, तो बच्चों ये लास्ट लाइन बची है, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स सीजेस एंड ऑक्सीटोसिन इज़ नो लॉन्गर रिलीज। यानी जब ये सर्विक्स की जब ओपनिंग इतनी हो जाएगी और जब चाइल्ड यहाँ से बाहर आ जाएगा तो सर्विक्स की जो स्ट्रेचिंग है वो रुक जाएगी। ओके, और सर्विक्स की जैसी ही स्ट्रेचिंग रुक जाएगी तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी रुक जाएगा। मैंने पहले आपको कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि चेंजेस बढ़ते जाता है। ओके, और वो चेंजेस कब तक बढ़ते जाता है? जब तक कि वो अपना एम अचीव कर ले और अपना काम पूरा कर ले। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर वो रुक जाएगा और अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्विक्स का जैसे ही काम, इतनी स्ट्रेचिंग हो गई, यहाँ से चाइल्ड बाहर आ गया तो क्या होगा? सर्विक्स की जो स्ट्रेचिंग है, यानी जो वो बढ़ रहा था उसकी ओपनिंग, वो रुक जाएगी। और यहाँ से ये जैसा ही रुक गया तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी रुक जाएगा, और यहाँ से क्या होगा? फिर सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो छोटी हो जाएगी। सो आई होप आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी समझ आ गया होगा और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी समझ आ गया होगा। हमने इससे पहले क्या देखा कि कंट्रोल सिस्टम में क्या है? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और होम्योस्टेसिस की हमने डेफिनेशन भी देखी थी
और ISF क्या ICF क्या होता है, ECF क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं, इंटरटिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इन सब को हमने बहुत डिटेल में देखा। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।